हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तुम्हें यह विचार इतना भयानक क्यों लगता है? सोलस की आंखों से अपनी समस्याओं को देखने पर टिस्टा की चिंताएं इतनी छोटी लगने लगी कि उसे लगभग खुद पर शर्म आने लगी। मैं कोई चीज नहीं हूं, ठीक है? सोलस हताशा में भड़क उठी। ये पहली बार था जब उसने लत के अलावा किसी और के सामने अपने सबसे बुरे डर उजागर किए थे। मेरी भावनाएं हैं, यादें हैं। मैं हर दिन नई चीजें सीखती हूं। तुम क्या करती अगर तुमने उस व्यक्ति को खो दिया होता जिसके साथ तुमने अपना पूरा जीवन बिताया है? कोई ऐसा जिसने तुम्हारी हर भावना, सपने, यहां तक कि विचारों को भी साझा किया हो। तुम बस ऐसे व्यक्ति को किसी यादृच्छिक अजनबी से बदलकर आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे माफ करना। मेरा मतलब तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था। टिस्टा ने सोलस को कभी किसी वस्तु की तरह नहीं समझा था। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि वो उसके भाई की इतनी शौकीन होगी। तुम दोनों का रिश्ता किस तरह का है मुझे भी नहीं पता। सोलस की आवाज उदास लग रही थी। सोलस ने टिस्टा के साथ साझा किया कि कैसे शरीर की कमी उसे अधूरा महसूस कराती है। वो उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज होने से कितनी नफरत करती थी। जब भी किसी को उसकी मदद की जरूरत होती, वो हमेशा शक्तिहीन रहती थी। इतने सालों तक उनके साथ बिताई गई सभी चीजों के बारे में सुनने के बाद टिस्टा को लगा कि उसके पास अपने ही सवाल का उचित जवाब है। अगर इतने सालों तक इतना कुछ साझा करने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते हो, तो तुम जरूर सोलमेट्स हो। धन्यवाद, तुम्हारे शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन तुम बहुत दयालु और भोली हो। ये केवल हमारे बॉन्ड के कारण है कि हम इतनी सारी चीजें साझा करते हैं। मैंने इसे सालों पहले उस पर थोपा था, अन्यथा मुझे संदेह है कि लत मेरे सामने खुलता। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन एक दोस्त की तरह। फ्लोरिया इसके बजाय। पहलोरिया के बारे में क्या? टिस्टा को कुछ चटपटी गपशप की उम्मीद थी। न तो वरहें और न ही एर्नास को अंदाजा था कि अकादमी के दौरान वे दोनों वास्तव में कितने करीब आ गए थे। माफ करना, लेकिन ये बताना मेरा काम नहीं है। चलो टावर वापस चलते हैं। सप्ताहांत के दौरान लत ने टिस्टा को फ्यूजन और स्पिरिट मैजिक के बारे में सिखाया। जब भी उसके पास खाली समय होता, वो उसे ट्रू मैजिक के बारे में अपना सारा ज्ञान देता। वे सभी युक्तियां और तरकीबें जो उसने इसे फेक मैजिक के रूप में छिपाने या परीक्षाओं के दौरान इसका उपयोग करने के लिए पिछले वर्ष में सीखी थी। उसने उसका परिचय फिलार्ड, रीपर और लाइफ ब्रिंगर से भी कराया। टिस्टा ने कभी किसी जादुई जानवर से बात नहीं की थी। एवॉल्व्ड मॉन्स्टर की तो बात ही छोड़ दें। उसकी आंखों में वे सभी बड़े और डरावने थे। फिलार्ड अपने सर्पीले शरीर और दो पंजों वाले हाथों के साथ उन तीनों में सबसे अधिक खतरनाक लग रहा था। कम से कम तब तक जब तक उसने यह नोटिस नहीं किया कि वे उसके भाई से उतने ही डरे हुए थे जितना वो उनसे थी। रीपर जो मैटिको था, उसका शरीर और सिर शेर जैसा था और उसके शरीर के अधिकांश हिस्से से साही, पोक्यूपाइन की तरह कांटे निकले हुए थे। वो इतना बड़ा था कि टिस्टा की आंखों में आंखें डाल सके। उसके पास उसकी पीठ पर काले पंख वाले डैने, उसके सिर पर आइबेक्स जैसे सींग भी थे और उसकी पूंछ का सिरा कांटों का एक ढेर था। प्रत्येक कांटा एक अलग एलिमेंट से युक्त था और फेंके जाने के लिए तैयार था। लाइफ ब्रिंगर जो किरिन था और भी बड़ा हो गया था, उसने अपने सिर के बीच में एक नया सींग विकसित कर लिया था और उसके ठुड्डी पर पन्ना, एमरल्ड की परतों से बनी एक लंबी दाढ़ी जैसी चीज ढकी हुई थी। वे चारों अपनी नई क्षमताओं के अभ्यस्त होने के लिए एक साथ अभ्यास और स्पा करते थे। तुम अभी भी यहां क्यों हो? लत ने फिलार्ड से पूछा। मैं तब तक कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम मुझे मेरी कुल्हाड़ियां नहीं दे देते। लिंडवर्म मुस्कुराया। इसके अलावा मैं अभी भी मैजिक में बहुत बुरा हूं। मैं यहां इस पिपस्क्वीक से भी बुरा हूं। उसने टिस्टा की ओर इशारा किया। उसकी गंध कैसी है? स्वादिष्ट। मेरा मतलब है, वो निश्चित रूप से मानव है। फिलार्ड की पसलियां अभी भी उस याद से दर्द कर रही थी कि लित ने उसके चुटकुलों की कितनी सराहना की थी। लत ने उनमें से प्रत्येक के लिए एक डायमेंशनल और एक कम्युनिकेशन एम्यूलेट बनाया ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर मदद मांग सकें। उसने फिलार्ड के लिए सस्ते में जुड़वां कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी भी बनाई। लिंडवर्म उसे सामग्री या जादुई क्रिस्टल प्रदान नहीं कर सकता था, इसलिए लत ने हथियारों में वो सब डाला जिसे फौज मास्टरिंग मानकों के अनुसार न्यूनतम माना जाता था, जिससे वे अधिक तेज, हल्के, मजबूत और माना डालने पर स्वयं की मरम्मत करने में सक्षम हो गए। उनका एकमात्र विशेष गुण यह था कि वे इतने सिकुड़ने में सक्षम थे कि यदि फिलार्ड ने कभी मानव रूप धारण करना सीख लिया तो वो अभी भी उनका उपयोग कर सके। लिंडवर्म के पास कभी कोई एन्चांटेड हथियार नहीं था, इसलिए उसने उन्हें उत्कृष्ट कृति माना और दिनों तक लत को अच्छे के लिए ठगने की सोचकर खुशी मनाई। लित और टिस्टा का अकादमी का अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण रहा। लत की एकमात्र चिंता उन सभी कुलीन महिलाओं और विवाह योग्य उम्र के मेजर्स से बचना था जो उसे नियमित रूप से परेशान करते थे। उसकी अधिकांश महिला छात्राएं तीसरी परीक्षा आने का इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका हॉट शिक्षक उन्हीं की उम्र का था और अभी भी कुंवारा था।
लत ने परीक्षा के अगले ही दिन गायब होकर उन सभी को निराश कर दिया। वह और टिस्टा अंततः लुटिया वापस जा सके। तीसरी परीक्षा के बाद अकादमी में उपस्थित होना मात्र एक औपचारिकता थी। वे दोनों बहुत देर होने से पहले अपने पुराने गुरु को सम्मान देना चाहते थे। टिस्टा की मदद के बिना नाना का स्वास्थ्य समय के साथ बिगड़ गया, चाहे लित ने उनकी स्थिति के इलाज में कितना भी प्रयास क्यों न किया हो। मृत्यु और बुढ़ापा दो ऐसे दुश्मन थे जिन्हें वह भी नहीं हरा सकता था। कई लोग उन्हें अंतिम बार देखने के लिए उनके घर के बाहर एकत्र हुए थे। नाना अपनी आसन मृत्यु के कारण दयालु नहीं हो गई थी। उन्होंने काउंट लाक और वहन परिवार के अलावा किसी भी आगंतुक को मना कर दिया। घिनौने पाखंडी। नाना की आवाज कमजोर थी लेकिन फिर भी गुस्से से भरी थी। मेरी मृत्युशैया पर भी वे अभी भी मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशर्म लोगों पर कभी भरोसा मत करना बच्चों, उन्होंने अपने दोनों शिष्यों से कहा। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं? टिस्टा ने पिछले महीनों में कई बार लत से पूछा। नहीं, हम भगवान नहीं हैं। लत ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही अपनी किताब के हर स्पेल को आजमा लिया था। मास्टर, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि किसने आपको धोखा दिया। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए उनका ख्याल रख सकता हूं। वाह, मेरी बात ध्यान से सुनो, आत्माओं के राजा, किंग ऑफ द स्पिरिट्स। अगर मैं तुम्हारी पहले से ही विशाल नाराजगी में अपनी नाराजगी जोड़ दूं तो मैं किस तरह की गुरु होंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारे अंदर एक अंधेरा है और मुझे गर्व है कि तुम कभी इसके गुलाम नहीं बने। नाना ने अपनी सांस लेने के लिए कई सेकंड तक घरघराहट की। उनके पास बहुत कम समय बचा था और अभी भी कुछ बातें कहनी थी। धन्यवाद लाक, मेरे कलंक के बावजूद तुमने मेरे दोस्त बने रहना कभी बंद नहीं किया। एक अच्छा ईमानदार दोस्त जिसका मैं कभी हकदार नहीं थी। यदि दूसरी तरफ देवता हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि वे तुम्हें उचित मुआवजा दें, अन्यथा वे मेरे क्रोध का स्वाद चखेंगे। मेरे दुश्मनों को मत खोजना लत, ये केवल उन्हीं की बदौलत है कि मुझे तुमसे और तुम्हारी बहन से मिलने का अवसर मिला। मैं तुम्हारी उपलब्धियों पर ऐसे खुश हुई जैसे वे मेरी हों। मुझे पता है कि यह कहना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पाखंडी है जो कभी परिवार नहीं चाहता था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे मैजिक के अंदर जीवित रहेगा। मेरी बदौलत एक नई जादुई वंश परंपरा ब्लड लाइन का जन्म हुआ। मेरे दुश्मन शायद हताशा में मौत के बाद मेरा पीछा करेंगे। वे अंतिम वाक्य पर आधा हंसी और आधा खांसी। मेरा एकमात्र पछतावा यह है कि मैंने तुम दोनों को विफल कर दिया। मैं तुम्हें वह कभी नहीं सिखा पाई जिसकी तुम्हें वास्तव में कमी है। लत, आत्माओं के राजा को मजबूत, बुद्धिमान लेकिन प्यार करने वाला भी होना चाहिए, अन्यथा वह सिर्फ एक राक्षस है। टिस्टा, मेरी फेरी क्वीन, यदि तुम दूसरों के लिए अपना दिल बंद करना नहीं सीखती हो तो वे इसे तुम्हारे सीने से चीर देंगे। जब भी कोई तुम्हें परेशान करे उन्हें दूसरा मौका मत दो। वैसा ही करो जैसा मैं करती और उनकी गांड जला दो। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उनके शिष्यों ने उनकी अंतिम इच्छा समझ ली है, नाना सो गईं। उनके दिल की धड़कन रुकने तक हर कोई उनके साथ रहा। नाना की मृत्यु का लित और टिस्टा दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा, हालांकि पूरी तरह से अलग कारणों से। लत के लिए यह एक शोक बहुत अधिक था। पिछले 4 वर्ष में उसने अपने पूरे पहले जीवन की तुलना में उन अधिक लोगों को खो दिया था जिन्हें वह प्यार करता था। उसने अपने सभी सहयोगियों को अलविदा कहने के बाद अकादमी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह अफसोस की बात है कि लत ने अपना मन नहीं बदला। माथ ने लाइट डिपार्टमेंट के अपने दोस्तों के साथ पुरानी शराब पीते हुए कहा। कुछ उचित प्रशिक्षण के बाद वह एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते थे। मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांस मैजिक के उनके संस्करण को एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम इलेक्टिव कोर्स में बदलने का निर्णय लिया है। कई लोगों को यह कठिन लगता है, लेकिन जो सफल होते हैं वे इसे एक विफल प्रयोग के रूप में त्यागने के लिए बहुत अधिक लाभ उठाते हैं। मुझे खुशी है कि वह जा रहा है। वस्तोर ने अपने कप से एक बड़ा घूंट लिया। वह अभी भी जवान है। अकादमी हम जैसे पुराने बूढ़ों या पागलों के लिए बेहतर अनुकूल है। हमारा कर्तव्य न केवल मैजिक सिखाना है, बल्कि जीवन में लोगों का मार्गदर्शन करना भी है। लित किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। बच्चा अभी भी उसमें खोया हुआ है जो भगवान ने उस पर फेंका था। वास्तव में मनोहर ने एक ही घूंट में अपना कप खाली कर दिया। उसे संगत के साथ पीना पसंद था। शराब ने लोगों को उसके लिए सहना आसान बना दिया और इसके विपरीत भी। हालांकि मुझे पुराना बूढ़ा कहे जाने पर आपत्ति है। आखिरकार मैं कमरे में सबसे छोटा हूं। इसके अलावा हालांकि वह एक अजीब आदमी हो सकता है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मात पागल नहीं है। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए वास्टर। यह समझना मुश्किल था कि मनोहर कब गंभीर था और कब नहीं, खासकर दूसरी बोतल के बाद। तीनों आदमी इस मजाक पर खुशी से हंसे। वे सर्दियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साल का यही एकमात्र समय था जब वे उचित आराम कर सकते थे। टिस्टा के लिए नाना की मृत्यु वह क्षण था जब वह वास्तव में अपनी मृत्यु दर के प्रति जागरूक हुई।
उसने पिछले वर्ष में कई मरीजों को खोया था, लेकिन कभी उसे नहीं जिसकी उसने परवाह की हो। तिस्टा को एहसास हुआ कि उसे तय करना है कि क्या ताकत इतने दुख के लायक है। उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने में सांत्वना मिली, लेकिन साथ ही उसने अलग थलग महसूस किया। वे मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अवेकन लोगों के बारे में तो और भी कम, इसलिए उसने सोलस के साथ अधिक से अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। लत खुश था कि उसके साथी को आखिरकार एक दोस्त मिल गया था। कभी कभी वो सोलस को उसके टावर रूप में छोड़ देता था, जिससे दोनों लड़कियों को अकेले रहने का मौका मिलता था जब वो कहीं और होता था। क्या तुमने तय किया है कि तुम क्या करना चाहती हो? सोलस ने पूछा। हाँ, अभी के लिए मेरा अकादमी का काम हो गया है। मैं सर्दियां अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताऊंगी। मैं वसंत के पहले दिन किसी भी दिशा में निकल जाऊंगी, तिस्टा ने उत्तर दिया। कुछ समय के लिए मैं एक हीलर बनना बंद कर दूंगी। मैं दूसरों के लिए हमेशा इतना चिंता करने से थक गई हूं। मैं एक बार अपने लिए कुछ समय चाहती हूं। लंबे समय तक पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। मैंने नाना के साथ काम करते हुए जो कमाया उसका एक पैसा भी खर्च नहीं किया। लत ने हमेशा हर चीज के लिए भुगतान किया। तुम्हारे बारे में क्या? मतलब? सोलस उलझन में थी। क्या तुम अभी भी मेरे भाई के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं हो? मैं अभी भी उतनी ही बेखबर हूं जितनी मैं तुमसे मिलने के पहले दिन थी, उसने आह भरी। खैर, तुम अपनी जिंदगी सिर्फ एक साइडकिक की तरह नहीं जी सकती। तुम एक बेहतरीन लड़की हो, सोलस। शायद तुम दोनों को तुम्हारे लिए एक शरीर प्राप्त करने पर काम करना चाहिए। शायद तुम्हारे इतने उलझन में होने का कारण यह है कि तुम बहुत अधिक समय साथ बिताते हो। तुम्हें अपने दोस्त बनाने की जरूरत है, एक ऐसे जीवन का अनुभव करने की जो केवल तुम्हारा अपना हो। मैं कैसे जीवित रहूंगी? माना गीजर या तुम्हारे भाई के बिना मैं लंबे समय तक नहीं टिक पाऊंगी। लत को तब तक साथ रहने और अपनी सभी योजनाओं में देरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। यह उचित नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तिस्टा ने अपना सिर हिलाया। शायद एक बार के लिए अपनी भूमिकाओं को उलटने से आप दोनों को मदद मिल सकती है। मेरा मानना है कि लत तुम्हें जीवन का एक मौका देने में खुशी महसूस करेगा। इस बीच लत अर्नस्ट परिवार के घर पर था। उसकी हाल की अधिकांश हानियां अकादमी में उसके जीवन से संबंधित थी, इसलिए उसने अपना बोझ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने की आवश्यकता महसूस की जिसने उन घटनाओं को उसके साथ जिया था। क्वायर एक विकल्प नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था। इस वजह से फ्रिया और लित करीब आ गए थे, भले ही वो उस तरह से नहीं था जैसा वो चाहती थी। अपने परिवार के इतिहास के साथ फ्रिया वह थी जो उसकी मानसिक स्थिति से सबसे अच्छा जुड़ सकती थी। लित सोफे पर लेटा हुआ था, उसका सिर फ्रिया की गोद में था जबकि वह उसके नर्म बालों को सहला रही थी। हे भगवान, तुम कब बढ़ना बंद करोगे? उसने विलाप किया। लत अब मोगर के मानकों के अनुसार एक वयस्क था और 1.83 मीटर 6 फीट लंबा एक विशालकाय व्यक्ति भी था। जल्द ही, मुझे उम्मीद है, अन्यथा मुझे कपड़ों पर भाग्य खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। स्किनवॉकर आर्मर अपनी सीमा के करीब है और मैं एक नया लेने से बचना चाहूंगा, उसने आह भरी। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम और क्वायर ठीक हो। प्रोटेक्टर, सलिया, यूरियल, फ्लोरिया और अब नाना को खोने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या मैं एक और झटका सह सकता हूं। प्रोटेक्टर, सलिया और फ्लोरिया मरे नहीं हैं, उसने टोकरा। वे केवल चले गए, मेरे लिए खो गए, मेरे जीवन से गायब हो गए। लत ने उसकी बात काट दी। क्या अंतर है? जब तक प्रोटेक्टर मृत होने का नाटक करना बंद नहीं करता, मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। जहां तक पहलोरिया की बात है, मैंने 2 साल से उसके बारे में नहीं सुना है। वो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गई होगी। मुझे यकीन है कि वह अभी भी तुम्हारी परवाह करती है। हाँ? फिर उसने कभी फोन क्यों नहीं किया? मेरे जन्मदिन पर भी नहीं? लत ने प्रतिवाद किया। मुझे नहीं पता, शायद उसी कारण से जिससे तुमने उसे कभी फोन नहीं किया। फ्रिया ने अस्वीकृति में अपनी जीभ चटकाई। वो जहां भी है, उसे खुश रहने का अधिकार है। मैं उसके पास अभी जो कुछ भी है उसका आनंद लेने से रोकने वाली जंजीर बनने के बजाय एक सुखद याद बनना पसंद करता हूं। इसीलिए मैं उसे फोन नहीं करता। यह मजेदार है। पिछली बार जब हमने बात की थी तो उसने भी लगभग यही बात कही थी। उसने क्या? लित ने अपने पैरों पर उछलने की कोशिश की, लेकिन फ्रिया ने उसकी छाती को धक्का देकर उसे वापस नीचे बैठने पर मजबूर कर दिया। क्या तुमने सच में उम्मीद की थी कि फ्लोरिया 2 साल तक अपने परिवार को फोन नहीं करेगी? अगर तुम जानना चाहते हो कि वह कहां है, तो तुम्हें बस पूछना होगा, तुम अपने जीवन के साथ क्या करने जा रही हो? लत ने पूछा। पहले, मैं यह न देखने का नाटक करूंगी कि तुमने अभी अभी सवाल टाल दिया है, फ्रिया ने उपहास किया। दूसरा, चूंकि क्वायर वसंत में वापस अकादमी जा रही है, मुझे लगता है कि मैं एसोसिएशन से कुछ मिशन लूंगी। मैं दुनिया देखूंगी, नए लोगों से मिलूंगी और योग्यताएं, मेरिट्स जुटाऊंगी। एक तीर से 3 शिकार। उम्मीद है मुझे एक शालीन आदमी भी मिल जाएगा।
अकादमी और दरबार कोर्ट दोनों ही घोर निराशाजनक रहे हैं। फ्रिया का प्रेम जीवन लित के समान था। ये छोटे अर्थहीन रिश्तों से भरा था जिसने उसे बहुत निराश किया। जब वसंत आया, एर्नास और वरहें परिवारों के वारिस अपने जीवन के अगले कदम पर बढ़ गए। लत पूरी तैयारी के साथ भर्ती केंद्र पहुंचा। उसके पास जो कुछ भी मूल्यवान था वो सुरक्षित रूप से उसके पॉकेट डायमेंशन में संग्रहित था, जबकि सोलस उसके मुंह में छिपी हुई थी, उसके एक दांत के चारों ओर लिपटी हुई थी। ओरियन ने उसे पूरी प्रक्रिया समझा दी थी, जिससे लत को तब के लिए तैयारी करने की अनुमति मिली जब चीजें खराब हो जाएं। हमेशा आशावादी, सोलस ने आह भरी। हमेशा टोकने वाली, लत ने उत्तर दिया। इसके अलावा मुझे इस पर आपत्ति है। आशावाद पर नहीं, इस बात पर कि मैंने तुम्हें अनगिनत शरीरों का प्रस्ताव दिया और तुमने हमेशा मना कर दिया। अब जब तिस्ता ने वही बात कही तो तुम इस विचार पर विचार कर रही हो। केवल मूर्ख ही अपना मन कभी नहीं बदलते। तुम्हारा विचार सही समय पर गलत था, सोलस ने उत्तर दिया। हम सेना के बाद इसके बारे में सोचेंगे। मैं तुम्हें दल बदल डिफेक्ट करने नहीं दे सकती। साथ ही वसंत तक अपनी रवानगी टालने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। तिस्ता तुम्हारी पहली मानवीय मित्र है। तुम दोनों साथ में कुछ समय के हकदार थे। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं और मुझे खुशी है कि तुम्हें एक दूसरे में एक अच्छा दोस्त मिला। नाम? सेना के क्लर्क की कठोर आवाज ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। उस महिला को अपना काम पसंद था, लेकिन बार बार उन्हीं पंक्तियों को दोहराने से उसका मूड खराब हो गया था। लथवहन। ओ भगवान! जब उसने अपने एम्यूलेट में एक नाम डाला तो क्लर्क या तो एक फॉर्म भरने या उम्मीदवार के कुलीन होने पर एक छोटा बायोडेटा खोजने की आदी थी। लत के मामले में उसकी स्क्रीन से इतनी जानकारी निकली कि उसने सोचा कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड उसकी बांह जितना लंबा है। वो सुरक्षा बल सिक्योरिटी को बुलाने ही वाली थी कि उसने देखा कि वे वास्तव में मेधावी कार्य मेरिटोरियस डीड्स थे। बेटा, क्या तुम सच में शामिल होना चाहते हो? वो उसे सलामी देते हुए खड़ी हो गई। तुम क्यों पूछ रही हो? लत ने उलझन में एक भौं उठाई। केवल बिगड़े हुए अमीर बच्चे वसंत ऋतु में भर्ती होते हैं। तुम्हारा समय बहुत खराब है। साथ ही तुम्हारी बनावट के साथ पाताल नेदरवर्ल्ड में भी इसकी कोई संभावना नहीं है कि अन्य कैडेट तुम्हें कुलीन के अलावा कुछ और समझेंगे। मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं दोस्त बनाने के लिए भर्ती नहीं हो रहा हूं, लेकिन फिर भी आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। बहुत सराहनीय। लत ने सलामी दी और उसे अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने तुरंत मिला लिया। नहीं, तुम्हारा धन्यवाद। तुम हमें से एक हो जिसने इसे कर दिखाया। एक सामान्य नागरिक जिसने 6 अकादमियों में से एक से स्नातक किया और रॉयल से अपना उपनाम भी प्राप्त किया। तुम मेरे बच्चों के लिए आशा की एक किरण हो। जोंटा, जो क्लर्क का नाम था, ने लत का फॉर्म भरा और उसे वही सलाह दी जो ओरियन ने दी थी और उन सभी खतरों के बारे में चेतावनी दी जिनका उसे सामना करना पड़ सकता था। लत समय समय पर सिर हिलाता रहा और पूछे जाने पर उसने वह खाली डायमेंशनल एम्यूलेट दे दिया जो उसने तैयार किया था। अब से तुम्हें केवल लत कैडेट 1416 के रूप में अपना परिचय देने की अनुमति है। चो मैजिक के अलावा किसी भी प्रकार के मैजिक का उपयोग निषिद्ध है, सिवाय अपने या दूसरों के जीवन की रक्षा करने के। मुझे तुम्हारा कम्युनिकेशन एम्यूलेट भी चाहिए। क्यों? लत ने निर्देशानुसार करते हुए पूछा। अगले 6 महीनों तक प्रशिक्षण के बाहर किसी से भी संपर्क करना वर्जित है, लेकिन हम राक्षस नहीं हैं। इस तरह यदि कुछ बुरा होता है तो हम तुम तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। लत अप्रिय रूप से आश्चर्यचकित था कि सेना बिना उनकी अनुमति के किसी और के एम्यूलेट को संचालित करने में सक्षम थी। अपने लिए नोट सुरक्षा उपायों के साथ एक और एम्यूलेट बनाओ, उसने सोचा। हो गया। क्या आप अपनी कॉफी के साथ चीनी या दूध चाहेंगे, मिस्टर सीईओ? सोलस अपनी सर्वश्रेष्ठ सचिव की नकल करने के बाद हंसी। जोंटा ने लत को उसकी वर्दी और जूते देने से पहले एक कपड़े बदलने के कमरे चेंजिंग रूम में पहुंचाया। इसमें एक गहरे हरे रंग की शर्ट और पैंट शामिल थी। वे एक पतले लेकिन मजबूत कपड़े से बने थे जिसे लत ने पहले कभी नहीं देखा था। सर्विस नंबर उसके दिल के ऊपर कढ़ाई किया हुआ था और एकमात्र चीज थी जिस पर एन्चांटमेंट था। जैसे ही उसने उन्हें पहनना खत्म किया, एक सैनिक उसके साथ वॉप गेट तक गया। गंतव्य यादृच्छिक रैंडम है, उसने समझाया। यह आपको यहां से सबसे दूर उपलब्ध बूट कैंप्स में से एक ले जाएगा। इधर उधर न भटके और किसी के आपको लेने आने का इंतजार करें। लत पोर्टल के माध्यम से चला गया और खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां की जलवायु डेरियोस की तुलना में बहुत ठंडी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी हवा चल रही थी जिसमें सर्दियों की विशिष्ट गंध थी। उस क्षेत्र में अभी वसंत नहीं पहुंचा था। सौभाग्य से वर्दी काफी गर्म निकली। या तो वह या ठंड सहने की मेरी क्षमता और सुधर गई है। पिछले 2 वर्ष के दौरान लत ने लगभग बिना रुके एक्यूमुलेशन का उपयोग किया था। उसका माना कोर अब चमकीला सायान था। इसे ब्लू में परिष्कृत रिफाइन होने में बस कुछ ही समय की बात थी।
प्रत्येक सफलता ब्रेक थ्रू के बाद उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि अधिकांश चीजें जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती थी, उसके लिए केवल एक परेशानी थी। सामान्य हथियार उसकी त्वचा को नहीं काट सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य आग और ठंड ने उसे बेअसर छोड़ दिया था। कैंप एक छोटे शहर के आकार का था और बैरकों, डिपो और बाहरी प्रशिक्षण सुविधाओं से भरा था। जिस स्थान पर लत दिखाई दिया वो एक पत्थर की इमारत के करीब था, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। लत आधे घंटे से अधिक समय तक वहीं खड़ा रहा, समय काटने के लिए एक्यूम्युलेशन का उपयोग करता रहा। लत जैसी ही लेकिन भारी वर्दी वाले और कॉर्पोरल रैंक वाले दो व्यक्ति इमारत से बाहर आए। वे दोनों अपने 20वें साल के मध्य में थे और उन्होंने उसे आश्चर्य और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। हे भगवान, यह वाला तो विशाल है। कॉर्पोरल औसत ऊंचाई से ऊपर थे, जिससे वे लत से 15 सेंटीमीटर 6 छोटे थे। बच्चे, तुम अंदर क्यों नहीं आए? ग्रिमेट्रोस की जलवायु के लिए मानक वर्दी बहुत हल्की है। क्या तुम यहां बाहर जम नहीं रहे हो? लत ने जवाब देने से पहले उन्हें सलामी दी। मैं घास के मैदान की तरह हरा नया हूं। उन्होंने मुझसे इंतजार करने को कहा और मैंने वैसा ही किया। ठंड मुझे परेशान नहीं करती, सर। बाईं ओर वाले आदमी ने उसकी बातों पर हंसा, जबकि दाईं ओर वाले ने अपना सिर पीट लिया, फेस पाम्ड। सिर्फ इसलिए कि तुम सेना में शामिल हुए हो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें सामान्य ज्ञान छोड़ देना चाहिए। तुम कम से कम दरवाजा खटखटाकर दिशा निर्देश मांग सकते थे। तुमने जो कुछ भी सुना होगा उसके बावजूद कैडेटों के साथ मजाक करना हमारे काम का हिस्सा नहीं है। वे लत को अंदर ले गए और कैडेटों के क्वार्टर तक ले जाने से पहले उसे कपड़े बदलने के लिए दिए। रास्ते में लत ने देखा कि आवास दो हिस्सों में बंटे हुए थे, पुरुष सैनिकों के लिए एक ब्लॉक और महिलाओं के लिए दूसरा। उसे सौंपा गया घर काफी विशाल था, लेकिन उसमें एक ही कमरा था। बिस्तरों और लॉकरों के अलावा वो खाली था। यह वह जगह है जहां तुम अगले 6 महीनों तक रहोगे जब तक कि तुम्हें कोई घर देने के लिए तैयार न मिल जाए, कॉर्पोरल्स में से एक ने समझाया। एक खाली बिस्तर और एक लॉकर अपने लिए चुन लो। तुम उन्हें इस तरह इम्प्रिंट कर सकते हो। उसने सर्विस नंबर पर अपना हाथ घुमाया, जिससे थोड़ा सा माना निकला। इसने एक छोटा सुनहरा बादल उत्पन्न किया जो कॉर्पोरल के हाथ के पीछे पीछे चला। तुम्हें प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु और व्यक्तिगत वस्तु को इम्प्रिंट करना होगा। उनकी अच्छी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जल्दी कोई यहां तुम्हें और अन्य नए रंगरूटों को कैंप का दौरा कराने और बुनियादी नियमों को समझाने के लिए आएगा। मेरा सुझाव है कि तुम इस समय का उपयोग बाकी कैडेटों से परिचित होने के लिए करो। उन्होंने युवाओं के एक छोटे समूह की ओर इशारा किया। वे सभी लत की उम्र के थे, लेकिन छोटे और हल्के थे। वे उसे घूरते हुए और अपशब्द बुदबुदाते हुए देख रहे थे। लगता है जोंटा सही थी। वे वास्तव में मानते हैं कि मैं एक कुलीन हूं। लत मनोरंजन में मुस्कुराया। देखो वसंत की परी क्या लेकर आई है, एक कमबख्त कुलीन, औसत ऊंचाई के एक कैडेट ने अपनी नीच आवाज में कहा। वो लत की ओर ऐसे चला जैसे वह उस जगह का मालिक हो। दूसरे भी उसका अनुसरण करने ही वाले थे, लेकिन किसी चीज ने उन्हें रोक दिया। लत ने अपने किलिंग इंटेंट, मारने की इच्छा, को नियंत्रित करना सीख लिया था, जो नेता को छोड़कर बाकी सभी को पंगु बना रहा था। अच्छी तरह सुन ले, चूतिए, मैं लीवेल हूं। शब्द उसके मुंह में ही मर गए जब लत ने उसे एक हाथ से उसके गले से ऊपर उठा लिया और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ले आया। धन्यवाद, लीवेल। तुम्हारा जन्म कब हुआ था? तुम्हारी कब्र के पत्थर के लिए मुझे बस यही एक और चीज जानने की जरूरत है। जैसा कि आपने निर्देश दिया था, मैंने आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट की त्रुटियों, स्पेलिंग मिस्टेक्स और फॉर्मेटिंग एरर्स को सुधार कर उसे फिर से लिख दिया है। जहां अक्षर छूटे हुए थे या गलत तरीके से लिखे गए थे, उन्हें ठीक कर दिया गया है। संशोधित टेक्स्ट लीवेल का चेहरा पीला पड़ गया, और सिर्फ इसलिए नहीं कि लत की बातें मजाक नहीं लग रही थी। उसके फेफड़े हवा के लिए तरस रहे थे, फिर भी लत की पकड़ ने उसे एक भी सांस नहीं लेने दी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे के पहले नीला और फिर बैंगनी साइनोटिक पढ़ने के दृश्य का आनंद ले रहा था। कोई एरेज या रिकॉर्डिंग डिवाइसेस तो नहीं है, सोलिस? लत ने सुरक्षित रहने के लिए पूछा। कोई नहीं। आखिरकार केवल 6 महान अकेडमीज और अनगिनत बूट कैंप्स हैं। अगर उनके पास उनमें से प्रत्येक में एक पावर कोर आवंटित करने के संसाधन होते, तो ग्रिफिन किंगडम ने बहुत पहले ही मोगर को जीत लिया होता। फिर भी मुझे नहीं लगता कि अपने पहले दिन हत्या करना एक अच्छा विचार है। लत गुर्राया और अचानक लीवेल को छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर कूल्हे के बल गिर गया। चूंकि हम अगले 6 महीनों तक एक ही छत के नीचे साथ रहने वाले हैं, इसलिए इस बार मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, लत ने कहा, जबकि लीवेल हवा के लिए हांफते हुए खांस रहा था। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या तुम रईसों, नोबल्स से नफरत क्यों करते हो। सच कहूं तो मुझे परवाह भी नहीं है। मैं भी कोई रईस नहीं हूं, लेकिन अगली बार जब तुम या तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने मुझसे फिर से पंगा लिया, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह आखिरी बार हो। लत जानता था कि वो चाहे कुछ भी कहे, हालात बिगड़ने की संभावना है। फिर भी सोलिस सही थी।
वो उन सभी को मार नहीं सकता था और इससे बच निकलने की उम्मीद नहीं कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि एक सामान्य इंसान उसके साथ लगभग कुछ नहीं कर सकता था, जबकि उसके पास उनके जीवन को नरक बनाने के अनगिनत तरीके थे। लत ने उनकी नफरत भरी नजरों को नजरअंदाज किया और अपने लिए कोने वाला बिस्तर चुना। इम्प्रिंटिंग प्रक्रिया सरल थी। जैसे ही उसके माना ने उसकी छाती पर लिखे हुए सेवा नंबर, सर्विस नंबर में मौजूद स्पेल को सक्रिय किया, एक छोटा सुनहरा प्रतीक उसके हाथ के पीछे हो लिया। लत का सेवा नंबर अब बिस्तर के फ्रेम पर उकेरा गया था और कंबलों पर लिख दिया गया था। उसके पास लॉकर चुनने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वे सभी खाली थे। यहां आखिरकार चल क्या रहा है? एक कर्कश आवाज ने पूछा, जिससे हर कोई लत की ओर से मुड़कर दरवाजे की ओर देखने लगा। वहां लगभग 35 साल का एक सख्त दिखने वाला 1.75 मीटर लंबा आदमी खड़ा था। कैडेटों के विपरीत उसकी वर्दी हल्के नीले रंग की थी और उसकी आस्तीन पर स्टाफ सार्जेंट की पट्टियां थीं। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, सार्जेंट ने स्थिति का आकलन करने के लिए चारों ओर देखते हुए अपनी चौड़ी टोपी उतार दी। फर्श पर एक कैडेट डरा हुआ बैठा था। दूसरा ऐसे घूम रहा था जैसे वह जगह उसकी अपनी हो, जबकि बाकी सभी एक कोने में दुबक गए थे, जैसे भेड़ियों के झुंड के सामने मेमने हों। कैडेट लीवेल, खड़े हो जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण पसंद आए। सार्जेंट की जेब पर उसका नाम और सेवा नंबर कड़ हुआ था। उसका नाम टेपर था। वह आदमी पागल है, उसने लत की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। उसने बिना किसी कारण के मुझ पर हमला किया और लगभग मेरा गला घोंट दिया। यहां हर कोई इसका गवाह है। लत और टेपर दोनों ने लीवेल की आवाज का ऊंचा होना और उसकी नजरें चुराना भांप लिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी कहानी $3 के नोट की तरह जाली लग रही थी। अगर उस बड़े लड़के ने उस पर हमला किया, तो लीवेल पर एक खरोंच तक क्यों नहीं है? टेपर इस बात से अनजान था कि लत ने अपने प्रतिद्वंद्वी को ठीक कर दिया था ताकि कोई निशान न रहे। साथ ही मुझे संदेह है कि कोई इतना मूर्ख होगा कि अकेले ऐसे राक्षस पर हमला करे। क्या ये सच है, कैडेट? लत? जैसे ही सार्जेंट ने लित का सेवा नंबर देखा और उसका नाम जाना, लित ने कुछ दिलचस्प चीजें देखी। पहली बात, टेपर के पूरी तरह से मुंडे हुए चेहरे पर कुछ छोटे निशान थे। वे चोट के परिणाम होने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन हीलर की अक्षमता के कारण होने के लिए बहुत बड़े थे। ये जानबूझकर है। उसने उन्हें एक यादगार, मोमेंटो के रूप में रखा है। या तो यह आदमी भावुक है या पूरी तरह से पागल, लत ने सोचा। दूसरी बात यह थी कि उसके दूसरे प्रश्न में हत्या के इरादे, किलिंग इंटेंट, का एक सूक्ष्म अंश था। उसकी आवाज में माना और आक्रामकता मिलाई गई थी, जिससे पीड़ित पर दबाव महसूस होता था। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने केवल जिरनी को करते देखा था। एक तरह से लत ने सच बताने से पहले कंधे उचकाए। हत्या के इरादे का वो स्तर उसके खिलाफ बेकार था। कहानी के अपने संस्करण में उसने इस्तेमाल की गई ताकत को कम बताया और लीवेल को एकमात्र अपराधी के रूप में दिखाया। मुझे ये साफ करने दो, लीवेल ने तुम्हें धमकी दी, तुमने उसे सबक सिखाया और बाकी लोग बस वहीं खड़े रहे और कुछ नहीं किया? सार्जेंट ने अन्य कैडेटों से पूछताछ की, जो लत के विपरीत हत्या के इरादे के प्रहार के सामने कमजोर पड़ गए। बुरी खबर यह है कि तुम सब मुसीबत में हो, टेपर ने कहा। साथी पर हमला करने और कमांडिंग ऑफिसर से झूठ बोलने के लिए लीवेल कचरा है। हिंसा का सहारा लेना जब सिर्फ एक घूरना ही काफी हो, लत के बारे में बहुत कुछ कहता है। तुम लोग जो पीछे खड़े थे, तुम सबसे बुरे हो। तुमने लीवेल को यह जानते हुए भी नहीं रोका कि वो जो कर रहा था वो गलत था। तुमने मुसीबत के समय उसकी मदद नहीं की और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फंसा दिया। सेना केवल आदेश देने और लेने के बारे में नहीं है। यह मुख्य रूप से वफादारी, लॉयल्टी, भाईचारे, कैमराडरी और आपसी जिम्मेदारी के बारे में है। तुम जैसे दोस्तों के रहते किसी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि चूंकि तुम सब दोषी हो, मैं किसी को सजा नहीं दूंगा। मैं बस तुम्हें उन सबसे खराब यूनिट्स में से एक के रूप में टैग करूंगा जिन्हें मैंने कभी प्रशिक्षित किया है। मेरे पीछे आओ। टेपर उन्हें अगले ब्लॉक में ले गया और 3 महिला कैडेटों को लिया, जिससे समूह 10 लोगों की एक यूनिट बन गया। फिर उसने उन्हें कैंप का दौरा कराया और फिर नाई बाबर के पास ले गया। उस आदमी ने एयर मैजिक से लड़कियों के बाल बहुत छोटे, बस कट कर दिए, जबकि सार्जेंट के हाथ के इशारे के बाद उसने दूसरों का सिर पूरी तरह मुंडवा दिया। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे दुर्व्यवहार की सजा दे रहा है, सोलस ने कहा। तुमने कोई कहानी क्यों नहीं बनाई? ये बेकार होता। वे एक दूसरे का समर्थन कर सकते थे, जिससे मैं फंस जाता। लीवेल को छोड़ने से पहले उसकी गर्दन ठीक करके मैंने उसे झूठा बना दिया। हमले में दूसरों की भूमिका का उल्लेख न करके ऐसा लगता है कि मैं उनकी रक्षा कर रहा हूं, जैसे एक अच्छा सैनिक करता है। लत मन ही मन मुस्कुराया। जब उन्होंने सच बताया और मेरे झूठ का खुलासा किया, तो इससे वे आसान फरामोश कायर दिखने लगे। एकदम सही, नुकसान नियंत्रण, डैमेज कंट्रोल। टेपर ने फिर उन्हें समझाया कि एक वरिष्ठ अधिकारी को कैसे संबोधित करना है,
अगले 6 महीनों के लिए उनकी दिनचर्या क्या होगी और अपनी ही यूनिट के सदस्यों के साथ मेल जोल फ्रैटरनाइजिंग करना मना है। लत और अन्य लोगों ने उन शब्दों पर मन ही मन आ भरी। लड़कियों में से एक वास्तव में प्यारी थी, छोटे बालों के बावजूद। अन्य यूनिट्स के सदस्यों को डेट करने की अनुमति है, सार्जेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि अगर तुम में से कोई भी अपनी ट्रेनिंग, अपनी ड्यूटी और कर्फ्यू के बावजूद एक भी डेट पाने में कामयाब रहा तो मैं अपनी टोपी खा जाऊंगा। अगले दिनों के दौरान लत की यूनिट उनकी शारीरिक क्षमताओं को मापने और गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए अभ्यासों की एक श्रृंखला से गुजरी। अंतिम परिणाम यह हुआ कि पूरी यूनिट लत से नफरत करने लगी। उसने खुद को उतना ही पीछे रखा जितना कि इंसान दिखने के लिए काफी था और उन सभी को आसानी से पूरा किया। जबकि दूसरों ने कई प्रयासों के बाद बाधा दौड़ ऑब्स्टिकल कोर्स का समय पार किया, उसे केवल एक की जरूरत थी। यदि पूरे बैकपैक के साथ कैंप के चारों ओर दौड़ने से वे थक जाते और पसीने से तरबतर हो जाते तो लत एकदम तरोताजा होकर निकलता। समूह का उसके लिए कोई अर्थ नहीं था। वो जानता था कि 6 महीनों के बाद वे अपने परिणामों के अनुसार विभाजित हो जाएंगे। उन्हें हर दिन सूर्योदय से पहले जागना पड़ता था, बैरक को साफ करने, दिन के लिए वर्दी तैयार करने और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए केवल आधा घंटा मिलता था। लत ने 5 मिनट से भी कम समय में अपना हिस्सा पूरा करने के लिए चो मैजिक का उपयोग किया, जिससे उसके पास गर्म पानी से नहाने और बिना खुद को काटे अच्छी तरह शेव करने के लिए पर्याप्त समय बच गया। समय एक विलासिता, लग्जरी थी, फिर भी वह इसे वहन कर सकता था। नाश्ते से पहले वे सार्जेंट के नेतृत्व में व्यक्तिगत शारीरिक प्रशिक्षण करते थे, लेकिन चाहे वह कोई भी अभ्यास चुनता, लत उसे पार्क में टहलने की तरह आसानी से पार कर लेता। दिन का सबसे आरामदायक क्षण नाश्ते के बाद के 2 घंटे के पाठ थे। उस समय उन्हें उन ड्रिल्स के बारे में पढ़ाया जाता था जिन्हें वे अगले दिनों में करेंगे, सैन्य रणनीति या सेना के मूल्यों, परंपराओं और नैतिकता के बारे में। उसके बाद असली दुस्वप्न शुरू हुआ। यहां किसे आमने सामने की लड़ाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट का अनुभव है? टेपर ने पूछा। लत ने हमेशा की तरह जवाब में अपना हाथ उठाया। उसकी उपलब्धियों ने सार्जेंट को जितना हैरान किया उतना ही परेशान भी। इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के पास पहले से ही इतना अनुभव कैसे हो सकता है? क्या मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया या क्या? यह उसके सबसे अधिक आने वाले विचारों में से एक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लंबे हैं या छोटे, पुरुष हैं या महिला। युद्ध की तकनीकें कमजोर को मजबूत को हराने, वजन, ऊंचाई या दोनों के अंतर को दूर करने की अनुमति देने के लिए तैयार की गई हैं। एक कुशल सैनिक किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति को आसानी से नीचे गिरा सकता है, टेपर ने समझाया। क्या होगा अगर प्रतिद्वंद्वी का कौशल स्तर हमारे समान हो? यूनिट की सबसे छोटी लड़की मिडन ने पूछा। तो या तो आप उन्हें रणनीति और लड़ने के जज्बे से हराते हैं, या आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर बिजली गिरा दें। किसी को भी वो जवाब पसंद नहीं आया। लत उन 3 लोगों में से एक था जिन्होंने अपना हाथ उठाया था, जिसका अर्थ था कि वो शायद फिर से अपराजित रहेगा। अभ्यास एक साधारण चाकू छीनने, नाइफ डिसार्मिंग की तकनीक थी जिसे सार्जेंट ने लिवेल को एक साथी के रूप में उपयोग करके दिखाया। हमलावर चाकू घोंपने की कोशिश करेगा जबकि बचाव पक्ष को चाकू वाले हाथ को चकमा देना या रोकना होगा और फिर कलाई को पकड़कर हाथ के साथ मोड़कर उसे वश में सबमिशन होल्ड करना होगा। प्रशिक्षण के पहले भाग में हर किसी को परिदृश्य में अपनी भूमिका के अनुसार जीतना या हारना आवश्यक था। ये तकनीक और उसके फुटवर्क से परिचित होने के उद्देश्य से था। दूसरे भाग में हमलावर को विरोध करने और पलटवार करने की अनुमति थी। यही वह समय था जब लत सबसे अधिक चमकता था। वो जीतने के लिए गति या ताकत का उपयोग नहीं करता था, बल्कि शुद्ध तकनीक का उपयोग करता था। हमलावर के रूप में उसकी बांह को नियंत्रित करने में जरा सी भी गलती होने पर चेहरे पर कोहनी का प्रहार, एल्बो स्ट्राइक होता था, जबकि उसकी बांह पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से उसे प्रतिद्वंद्वी को गिराने के लिए अपने पैरों का उपयोग करने का अवसर मिलता था। अपने पैरों को हिलाना मत भूलना, मूर्ख। जिस क्षण तुम हिलना बंद कर देते हो, तुम पंचिंग बैग के अलावा कुछ नहीं होते। बचाव पक्ष के रूप में लत ने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था करने और चाकू पकड़ने के लिए छोटे से छोटे आंदोलनों का उपयोग किया। प्रशिक्षण का अगला हिस्सा निशानेबाजी, मार्क्समैनशिप और मैजिक वॉन्ड्स को लंबी दूरी के हथियारों के रूप में उपयोग करने के बारे में था। सर, हम तीरों या अन्य प्रकार के प्रोजेक्टाइल्स के बजाय वॉन्ड्स का उपयोग क्यों करते हैं? विप्ली एक कुशल शिकारी था। वह अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने पहले कभी वॉन्ड का उपयोग नहीं किया था। फौज मास्टरिंग के जन्म के बाद से ही प्रोजेक्टाइल्स को बंद कर दिया गया है। सार्जेंट टेपर यह पूछने के लिए हिचकिचाया कि क्या कोई जानता है क्यों, लेकिन वह भी लत का हाथ देखकर थक गया था। यहां तक कि सबसे सामान्य मंत्रमुग्ध कवच, एन्चांटेड आर्मर, भी ग्रेविटी शीट से लैस होता है जो तेज गति से आने वाली वस्तुओं पर प्रतिक्रिया करता है और उनके वजन को इतना कम कर देता है कि वे मटर की तरह हानिरहित हो जाते हैं। एक समय में लंबी दूरी के हथियारों को उच्च गति वाले प्रोजेक्टाइल्स दागने के लिए बनाया गया था, जैसे कि यह
टेपर ने अपने डायमेंशनल एम्यूलेट से एक रिवॉल्वर जैसा दिखने वाला हथियार निकाला। उसने पुराने कवच पहने हुए एक डमी पर बैरल खाली कर दिया, जिससे जोर जोर से धमाकों की आवाज हुई। अधिकांश गोलियां लक्ष्य पर लगी, लेकिन बिना एक खरोंच छोड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कबाड़ का टुकड़ा शोर करने वाला और अनाड़ी है। आपको अपने लक्ष्य को प्रशिक्षित करने और बहुत सारे कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसे कि हथियार की सटीकता, लक्ष्य से दूरी, हवा के कारण होने वाला घर्षण और बहुत कुछ। जादू ऊर्जा है और यह ऐसी चीजों से अप्रभावित रहता है, और यहां तक कि ग्रेविटी शीट भी इसके खिलाफ शक्तिहीन है। केवल एक भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर, ही जादू के प्रोजेक्टाइल्स को रोक सकती है। इसीलिए आप अर्थ मैजिक वॉन्ड से लैस हैं। वे आपको सभी खतरों से तत्काल सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अर्थ मैजिक बैरियर्स ही एकमात्र ऐसी बाधाएं हैं जो हर दूसरे तत्व, एलिमेंट को रोक सकती हैं। इतने सारे शब्द सिर्फ ये कहने के लिए कि बल, फोर्स, द्रव्यमान, मास और त्वरण, एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। मंत्रमुग्ध कवच गोलियों के पहले से ही कम द्रव्यमान को और कम कर देते हैं, जिससे ये लगभग शून्य हो जाता है। उस बिंदु पर गति अप्रासंगिक हो जाती है। शून्य से गुणा होने वाली कोई भी चीज शून्य ही बन जाती है। लत मन ही मन मुस्कुराया। मैंने बहुत समय तक एक बंदूक को गुप्त हथियार के रूप में बनाने का सपना देखा था, लेकिन अपनी वर्दी मिलने के बाद मुझे ग्रेविटी शीट के अस्तित्व का पता चला। यह अद्भुत है कि फौज मास्टरिंग और एल्केमी कैसे सबसे आम वस्तुओं में फ्यूजन और ग्रेविटी मैजिक जैसी दुर्लभ चीजों को डालने की अनुमति देते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि परिस्थितियों के अनुसार कौन सी वॉन्ड उपयोग करना सबसे अच्छा है। अंगूठे के नियम, रूल ऑफ थंब के रूप में फायर मैजिक खुले स्थानों और एक साथ समूहों में खड़े दुश्मनों के लिए बेहतर अनुकूल है। लाइटनिंग भारी पैदल सेना, हैवी इन्फेंट्री के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि यह धातु की सुरक्षा को बाईपास कर देती है। टेपर की उम्मीदों के विपरीत लत वॉन्ड्स का विशेषज्ञ नहीं था। उसके पहले प्रयास लगभग हर किसी की तरह अनाड़ी थे। हालांकि जादू के साथ उसका अनुभव शीर्ष स्तर का था, इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ को सुरक्षित करने में केवल कुछ ही प्रयास लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले 4 हफ्तों के अंत में यूनिट के प्रत्येक सदस्य को उनके रिपोर्ट कार्ड मिले। विपली जैसे कुछ लोगों ने बहुत सारे एस और बीएस प्राप्त किए, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे यूनिट का सम्मान मिला। मिडन जैसे अन्य लोगों को इतने अधिक सीएस मिले कि वे किसी कुलीन दस्ते, एलीट स्क्वाड का सदस्य बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, लत को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके अपने रिपोर्ट कार्ड का क्या मतलब है। मुझे खेद है, सर। मुझे लगता है कि मेरे ग्रेड्स में कुछ गलती हुई है, उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को कागज का टुकड़ा सौंपते हुए पूछा। यह मुझे सामान्य लग रहा है, सार्जेंट ने जवाब दिया। मुझे फिर से खेद है, सर। मैं अतीत में एक और स्कूल में पढ़ चुका हूं, लेकिन मुझे ग्रेड के रूप में कभी भी एम नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? मॉन्स्टर, राक्षस। उस दिन भोजनालय, मेस हॉल अभी भी उसे एक खाली घंटे के दौरान खुला था, जो कैडेटों के पास उनकी दैनिक ड्यूटी के अंत और लाइट आउट के बीच होता था। यह उनके लिए मेल जोल बढ़ाने और पहले मूल्यांकन का जश्न मनाते हुए कुछ अतिरिक्त भोजन पाने का एक अवसर था। जबकि यूनिट के बाकी सदस्य अपना नाश्ता लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे, लत बैरक में अकेला था, हमेशा की तरह बुदबुदा रहा था। मैं सच में इस जगह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेना की तुलना में एकेडमी एक सुखद सपना, वेट ड्रीम है। मुझे हर दिन डांटा जाता है, चाहे मैं कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों न करूं। भोजनालय इतना छोटा है कि हर यूनिट को जल्दबाजी में खाने के लिए मजबूर किया जाता है, वरना दूसरों को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने से पहले अपनी बारी नहीं मिलेगी। मुझे सार्जेंट द्वारा बिना किसी कारण के हम सभी का अपमान करने की परवाह नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे वास्तव में पागल कर देती है वह है जब वे हमें सावधान, अटेंशन की मुद्रा में खड़ा कर देते हैं, जब तक कि कोई हिल न जाए, ताकि उन्हें हमें सजा देने का मौका मिल सके। सब कुछ एक प्रताड़ना, टॉर्चर के रूप में डिजाइन किया गया है, उसने सोचा। मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है, कैडेटों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रशिक्षित करने के लिए। आपने खुद कहा था, केवल गंभीर परिस्थितियों में ही लोग अपना असली रूप प्रकट करते हैं और खुद का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। सोलस ने उसके कुछ पसंदीदा भोजन के साथ उसे खुश करने की कोशिश की। माना सेंस से यह जांचने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपने पॉकेट डायमेंशन से एक भाप निकलता हुआ स्टेक निकाला। लत तेज खाने का इतना आदी हो गया था कि उसने स्वाद महसूस किए बिना ही आधा खत्म कर दिया और फिर धीमा हुआ। मेरे रिपोर्ट कार्ड में एम्स के बारे में क्या? यहां तक कि ग्रेड्स भी अपमान की तरह लगते हैं। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कोई एस रैंक को पार कर जाएगा। सोलस ने आह भरी। आमतौर पर उसे लत की शिकायतों पर डांटना पसंद था, लेकिन इस बार उसे भी उसका साथ देने में कठिनाई हो रही थी।
सेना उसके धैर्य की भी परीक्षा ले रही थी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने साथियों के साथ क्यों नहीं गए? सार्जेंट हमेशा भाईचारे की बात करता है। यदि तुम अकेले बने रहोगे तो ये तुम्हारे मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है, और दिन का अपना एकमात्र खाली घंटा उन लोगों के साथ बर्बाद करूं जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मैं उन्हें किस लिए? कुछ बेस्वाद खाना पाने के लिए जिसे मुझे शुतुरमुर्ग की तरह निगलना पड़ेगा? लत के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था, यहां तक कि बड़बड़ाने के लिए भी नहीं। उसने अपने जूतों को साफ किया और अगले दिन के लिए अपनी वर्दी को व्यवस्थित किया, इससे पहले कि वह अंततः आराम कर सके। भले ही उसे अपने साथियों जितना पसीना ना आता हो, लेकिन उसे हर भोजन के बाद वर्दी बदलने के लिए मजबूर किया गया था। उसे अपने खाली समय का उपयोग उन्हें साफ और उपयोग के लिए तैयार रखने के लिए भी करना पड़ता था। इसमें उसे बहुत समय नहीं लगा क्योंकि जादू मिनटों में उसके अधिकांश दैनिक कामों की देखभाल कर सकता था। ये छोटी छोटी चीजें थी जो एक साथ जमा हो गईं, दिन ब दिन उसकी नसों को घिस रही थी। लत ने सेना और उसके नियमों को कम करके आंका था। पिछले वर्ष में उसे प्रशंसा पाने, सम्मान पाने और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो चाहता था तो अकेला छोड़ दिए जाने की आदत हो गई थी। गोपनीयता, प्रिवेसी की पूर्ण कमी उसे रोजाना किसी को मारने की इच्छा जगाती थी। जबकि शारीरिक अभ्यास उसके लिए बहुत आसान थे, मानसिक तनाव बहुत अधिक था। भगवान जानते हैं कि क्या मैं उसे उस ड्रैगन के पास वापस भेजने के लिए लात मारना पसंद करूंगा जिसने उसे जन्म दिया है। सार्जेंट टेपर कांप गया। बावजूद इसके ये ऑफिसर्स भोजनालय गर्म और आरामदायक था। क्या तुम राक्षस, मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो? अन्य सार्जेंट्स उसकी निराशा को साझा नहीं करते थे। लत हर किसी के लिए एक रहस्य था, लेकिन एक बहुत ही आशाजनक। मैं घमंडी रिक्रूट्स को झेल सकता हूं। मैं तो बिगड़े हुए अमीर बच्चों को नाश्ते में खा जाता हूं। जो चीज मुझे वास्तव में डराती है वह यह है कि उसे न केवल पहले से ही सब कुछ पता होता है, बल्कि यह भी कि जब आप उसे उसकी ड्यूटी के बारे में डांटते या सवाल करते हैं तो वह आपको कैसे घूरता है। चाहे मैं कितना भी माना या आक्रामकता का उपयोग करूं, वो विचलित नहीं होता। वो बस उन ठंडी, निर्जीव आंखों से वहीं खड़ा रहता है। मैं कसम खाता हूं कि एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा सिर धड़ से अलग करने वाला है। टेपर सही था। लत ने सेना के कठोर प्रेम, टफ लव को व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। वो सैनिक बनने के लिए नहीं बना था। वफादारी, अनुशासन और आज्ञाकारिता उसके लिए केवल शब्द थे। तो तुम उसे फेल क्यों नहीं कर देते? नियम नंबर 1, हमेशा अपने अंतर्मन, गट की सुनो। अनुभवी दिग्गजों, वेटरन्स के रूप में वे एक साथी अधिकारी के मूल्यांकन को कम नहीं आंकेंगे। समाज विरोधियों, सोशियोपैथ्स को प्रशिक्षण देना एक पागल आगजनी करने वाले पायरोमेनियाक के हाथ में माचिस और तेल सौंपने जैसा था। मैं नहीं कर सकता, उसने आह भरी। वो कभी किसी उकसावे में नहीं आता और उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट है। उसका मानसिक मूल्यांकन, साइकिक एवैल्यूएशन, थोड़ा कम है लेकिन मानकों के भीतर है। लत की यूनिट उससे नफरत करती थी, लेकिन सबसे बढ़कर वे उससे डरे हुए थे। उसके बैरक के साथियों ने कठिन तरीके से सीखा था कि उसे बिना तैयारी के पकड़ना असंभव था। इन्विगरेशन की बदौलत लत सप्ताह में केवल एक बार सोता था, और जब वो सोता था तो सोलस पहरा देती थी। एक बार जब उन्होंने उस पर एक मजाक करने की कोशिश की तो उसने लगातार 3 रातों तक बिना रुके हत्या का इरादा, किलिंग इंटेंट, उत्सर्जित किया, जिससे उनके लिए आराम करना असंभव हो गया। उनमें से एक तो थकान के कारण गिर गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्हें अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि वह वास्तव में कौन था। चोर मैजिक में लत की महारत एक जादूगर की तरह थी, फिर भी वह एक सैन्य परिवार के वारिस की तरह लड़ता था और अपने दैनिक कामों को अधिकांश सामान्य लोगों की तुलना में अधिक कौशल के साथ करता था। सुप्रभात कीड़ों, मैगेट्स। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह आराम किया होगा, क्योंकि आज आप तलवारबाजी, स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में सीखना शुरू करेंगे। वॉन्ड्स करीबी मुकाबले, क्लोज कॉम्बैट के लिए उपयुक्त नहीं है, और चाकू या तो अंतिम उपाय हैं या चुपके से हमला करने की चीज। रैक से वो हथियार चुने जिसे आप उपयोग करना सीखना चाहते हैं। सार्जेंट टेपर हमेशा की तरह आकर्षक था। कैडेटों द्वारा चुनाव करने के बाद टेपर ने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। एक शौकिया, एमेचर और एक मूर्ख के बीच का अंतर उनके दिमाग में होता है। केवल एक मूर्ख ही ऐसा हथियार चुनेगा जो उपयोग करने के लिए बहुत बड़ा या बहुत भारी हो। यह कोई भाटों की कहानी, बाट तले नहीं है। वो उन लोगों पर चिल्लाया जिन्होंने अपना हथियार इस आधार पर चुना था कि वो कितना कूल दिखता है। बड़ा होने का मतलब बेहतर होना नहीं है। जैसे 2 तलवारों का उपयोग करना जरूरी नहीं कि एक का उपयोग करने से बेहतर हो। कैडेट लत, आपने अपना हथियार कैसे चुना? मैंने बस एक हाथ से चलने वाला हथियार ढूंढा जो मेरे लिए बिना किसी प्रयास के उपयोग करने के लिए पर्याप्त हल्का हो। लत ने एक रेपियर, पतली तलवार पकड़ी हुई थी। तुमने देखा? यह एक मूर्ख और एक शौकिया के बीच का अंतर है। कम से कम शौकिया के पास दिमाग तो है।
सार्जेंट ने कैडेटों के हाथों से अनुचित हथियार छीन लिए और उन्हें रेपियर्स और एस्टॉक्स से बदल दिया। अब एक शौकिया और एक अच्छे तलवारबाज के बीच का अंतर कलाई में होता है। जबकि एक शौकिया खुद को केवल वार करने और काटने तक सीमित रखेगा, जिससे उनके हमले अनुमानित प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, एक अच्छा तलवारबाज एक ही शुरुआती स्थिति से कई प्रहार करने में सक्षम होता है। टैपर ने अपनी तलवार लत के साथ टकराई और अपनी बांह को स्थिर रखते हुए तलवार ने त्वरित उत्तराधिकार में लत के सिर, दाहिने कंधे और पैर पर प्रहार किया। लत की तलवार ने भी वही किया, प्रत्येक प्रहार को समय पर रोकते हुए और अपनी ब्लेड को सार्जेंट की नोक के खिलाफ रखते हुए बचाव की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा दिया। प्रत्येक बचाव एक कम कुशल प्रतिद्वंद्वी को निहत्था करने के लिए पर्याप्त होता। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया, टैपर ने गुर्राते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि वह एक बार तो राक्षस को विनम्र कर देगा। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने सिखाया, लत ने जवाब दिया, ब्लेड के बजाय सार्जेंट के कंधे पर अपनी नजर रखते हुए। पहलोरिया ने उसे तब तक पीटा था जब तक कि बुनियादी बातें लित के लिए स्वाभाविक नहीं बन गई। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, एक अच्छे और एक विशेषज्ञ तलवारबाज के बीच का अंतर फुटवर्क में होता है। टैपर ने लत की बातों को नजरअंदाज किया और उसके खुले कंधे पर वार करने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाने से पहले चेहरे पर एक झांसा फेंट दिया। सार्जेंट के लिए दुर्भाग्य से फुटवर्क कुछ ऐसा था जिसे लत ने पृथ्वी पर सीखा था और यह पहली चीज थी जिसका उसने अभ्यास किया था जैसे ही उसके शरीर ने उसे अनुमति दी थी। टैपर की ब्लेड ने केवल हवा पर प्रहार किया। लत भी एक तरफ हट गया था और उसकी ब्लेड प्रतिद्वंद्वी के पैर से मुश्किल से 1 इंच दूर थी। सार्जेंट ने यूनिट को प्रभावित करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए खुद को मन ही मन कोसा। लत और टैपर बहुत करीब थे। इतनी दूरी पर एक छोटा सा मौका भी जीत और हार के बीच का अंतर होता है। अगले 5 महीनों में या तो आप अच्छे तलवारबाज बन जाएंगे या आप नई नौकरी ढूंढना शुरू कर देंगे। टैपर की आवाज पूरी तरह से शांत थी, न तो ईर्ष्या और न ही वो गुस्सा प्रकट कर रही थी जो वह महसूस कर रहा था। जहां तक तुम्हारी बात है, कीड़े, नीचे झुको और मुझे 40 पुशअप्स लगाकर दिखाओ। अगले महीनों के दौरान प्रशिक्षण में कई जादुई उपकरणों का उपयोग करने और सामरिक टैक्टिकल उद्देश्यों के लिए चौ मैजिक का उपयोग करने का अभ्यास शामिल था। लत पहले से ही अपने फौज मास्टरिंग पाठों या सोलस की एल्केमी की बदौलत अधिकांश उपकरणों को जानता था। वे स्नाइपर राइफल्स, सभी प्रकार के हथगोले और चढ़ाई वाले सूट, क्लाइंबिंग सूट्स के जादुई समकक्ष थे। उड़ने वाले जूते, बूट्स ऑफ फ्लाइट या लेविटेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। लंबे समय तक चलने वाले स्पेल्स को उनके चलाने वाले की इच्छा से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन जादुई वस्तुओं की अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी। वे केवल उन पर डाले गए स्पेल्स को चालू और बंद कर सकते थे। लत के साथियों की निराशा के लिए समय के साथ चोर मैजिक और भी अधिक प्रासंगिक हो गया। दलदलों, क्वैगमायर्स को पार करने या बिना निशान छोड़े कीचड़ भरे खेतों में चलने के लिए अर्थ मैजिक महत्वपूर्ण था। वाटर मैजिक ने नदियों को आसानी से पार करने या लत के मामले में पानी पर चलने की अनुमति दी और इसका उपयोग बारिश, बर्फ या ओलों से सुरक्षा प्रदान करने वाली एक अदृश्य छतरी के रूप में किया जा सकता था। जल्द ही लत के आमने सामने की लड़ाई और तलवारबाजी दोनों के कौशल उसके प्रशिक्षकों के कौशल से कम पड़ने लगे। वो खुद को कम पाकर न तो हैरान था और न ही निराश। वो लड़ना सीखने के लिए सेना में शामिल हुआ था और सेना आखिरकार उसे कुछ सिखाने लगी थी। उसके लिए सबसे बुरा हिस्सा टीम अभ्यास, टीम एक्सरसाइजेस थे। वे एक ही यूनिट के सदस्यों के बीच विश्वास और टीम वर्क बनाने के लिए थे, लेकिन वे केवल लत को दूसरों से और भी अधिक दूर करने का परिणाम देते थे। वो उन पर भरोसा नहीं करता था और वे उस पर भरोसा नहीं करते थे। लत उनके लिए चांद की तरह था, ठंडा और दूर, कुछ ऐसा जिसे वे देख तो सकते थे लेकिन कभी पहुंच नहीं सकते थे। उसके पास ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी जिसे दूर करने में यूनिट उसकी मदद कर सके। जब यूनिट्स एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती और उसे स्काउट की भूमिका दी जाती, तो लत अकेले ही दुश्मन टीम का सफाया कर देता। इसके बजाय यदि उसे रियरगार्ड की भूमिका सौंपी जाती, तो भले ही यूनिट गंभीर गलतियां करती, वह अकेला जीवित बचता। ड्रिल सार्जेंट्स जल्दी उसे राक्षस के बजाय एक अभिशाप, स्कर्ज मानने लगे। वो इस बात का जीवंत प्रमाण था कि वे अन्य कैडेटों को जो कुछ भी सिखाते थे वो एक झूठ था। टीम वर्क, विश्वास और कड़ी मेहनत एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बेकार थे। लाइफ विजन ने उसे अपने विरोधियों को पहचानने की अनुमति दी, चाहे वे छिपाने में कितने भी अच्छे क्यों ना हों। मैजिक वॉन्ड्स और चो मैजिक दुश्मनों को दूर से ही निशाना बनाने के लिए पर्याप्त थे, इससे पहले कि उन्हें पता भी चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसे न तो यूनिट की परवाह है और न ही अपने साथियों की जान की। सार्जेंट टैपर ने बूट कैंप के कमांडर बेरियन को समझाया, मुझे लगता है कि वो एक बोझ, लायबिलिटी है, एक खतरनाक व्यक्ति जिसके पास किंगडम को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी पट्टियों की कसम खाता हूं, सर। उसकी आंखों में देखना रसातल अबिस में झांकने जैसा है। अंदर कुछ भी नहीं है।
मेरी राय है कि लथ 1416 को सेवा के लिए अनफिट माना जाना चाहिए। बेरियो ने आ भरी। उसे टेपर जैसे लोग पसंद थे, ईमानदार, मेहनती लोग जो अपने देश को बाकी सब चीजों से ऊपर रखते हैं। फिर भी वे बड़ी तस्वीर देखने में विफल रहे। क्या वह काम पूरा करता है? सार्जेंट के विपरीत कमांडर के पास लथ की व्यक्तिगत फाइल तक पहुंच थी। उसे ये बहुत पसंद आई। सर, ये सफलता या विफलता का मामला नहीं है, सच में। बेरियो ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने अपनी नाक दबाए, उस माइग्रेन को रोकने की कोशिश करते हुए जो उसे हर बार महसूस होता था जब कोई ऐसी बकवास करता था जिसे वह मुस्कुराते हुए सहन नहीं कर सकता था। तो अगर रॉयल्स खतरे में हैं, तो ये सफलता या विफलता का मामला नहीं है। अगर हमें बालकोर का ठिकाना मिल जाता है तो ये सफलता या विफलता का मामला नहीं है। क्या तुम पागल हो, सार्जेंट? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, वो काम पूरा करता है या नहीं? कमांडर नाटकीय रूप से खड़ा नहीं हुआ, उसने अपनी आवाज भी नहीं उठाई। उसने बस टेपर को एक मूर्ख बच्चे की तरह घूरा। हाँ, वह करता है, सार्जेंट ने अपने गर्व को निगलते हुए जवाब दिया। तो ये बातचीत खत्म हुई। जब तक वो किंगडम के प्रति हिंसक प्रवृत्तियां या विद्रोही रवैया नहीं दिखाता, मुझे उसे बर्खास्त करने का कोई कारण नहीं दिखता। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह फील्ड टेस्ट के दौरान कैसा प्रदर्शन करता है। लीगांग, सभी ड्रैगन के पिता और गोगन एम्पायर के क्षेत्र के संरक्षक, गार्डियन की भी अपनी मुश्किलें थी। जब से उन्होंने ब्लड डेजर्ट के नीचे स्थित मास्टर की लैब को ढूंढा और नष्ट किया था, तब से तीनों महान देशों को अबोमिनेशन के खतरे से बचा लिया गया था। लीगाइन ने मास्टर को कभी कम नहीं आंका था, उस 4 साल की लंबी अनुपस्थिति के दौरान भी नहीं। हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे अपने घाव चाट रहे थे या बस एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। मैं केवल अपनी आंखें खुली रख सकता हूं और सबसे बुरे के लिए तैयार रह सकता हूं, लीगाइन ने सोचा। मेरी मदद की बदौलत टायरस लगभग 2 लापता पावर कोर्स का पुनर्निर्माण कर चुकी है। एक बार जब वे पूरे हो जाएंगे तो ग्रिफिन किंगडम एक बार फिर से ठीक से सुरक्षित हो जाएगा और वो सौदे का अपना हिस्सा पूरा करेगी। उसकी सहायता से मेरे शोध अनगिनत लाभ दे सकते हैं। जहां तक सलाह की बात है, मुझे पहले उसके फैसले पर संदेह था, लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए कि बालकोर को जीवित रखना सही काम था। अबोमिनेशंस को संभालने में उसकी विशेषज्ञता उसे मेरे काम में एक आदर्श सहायक बनाती है। अब मेरा एकमात्र सवाल यह है, मास्टर अभी वापस क्यों आया है? क्या इसलिए कि उन्होंने आखिरकार एक नई लैब पूरी कर ली है या इसलिए कि वे अब हमसे नहीं डरते? केवल समय ही बताएगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने चतुर होगे। मिलिया, गोगन एम्पायर की मैजिक एम्प्रेस और लीगान की एकमात्र शिष्या, बहुत खुश थी। तुम मुझे व्हाइट ग्रिफोन में गुलामों की वस्तुएं दिखाने के लिए नहीं लाए थे, न ही अबोमिनेशन हाइब्रिड दिखाने के लिए। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी आंखों से एक एकेडमी देखूं। एक चीज दूसरी को बाहर नहीं करती, बच्चे, लीगांग मुस्कुराया। जो लोग पिछली गलतियों से नहीं सीखते, वे उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। मैं तुम्हें कई कारणों से वहां लाया था, लेकिन तुम सही हो। एकेडमी उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी। अब तुम जानती हो कि किंगडम ने इतनी लंबी शांति कैसे हासिल की। हमारी पहली एकेडमी को पूरा करने में कितना समय लगेगा? उस दिन के बाद से मिले ने शोध परियोजना शुरू करने के लिए अपने व्यक्तिगत फंड का भी उपयोग किया था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह इतनी अंधी थी कि उसने जादू के स्कूल और एकेडमी के बीच के अंतर को कभी नहीं पहचाना। नलेर के हमले तक मिया हमेशा यही सोचती थी कि 6 बड़ी अकादमियां केवल जादू के दिखावटी स्कूल थे। गोगन साम्राज्य, गोगन एम्पायर के स्कूल भी उतना ही शोध करते थे, यदि अधिक नहीं, और वे कई एरेज द्वारा सुरक्षित भी थे। निश्चित रूप से वे एक साथ इतने सारे छात्रों की मेजबानी नहीं कर सकते थे, नहीं वे अपने कर्मचारियों को अकादमियों की तरह छल्ले, रिंग्स या बैलेट्स प्रदान कर सकते थे, लेकिन मिया को कभी भी उनकी आगे जांच करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं मिला था। कम से कम तब तक नहीं, जब तक उसने अपनी आंखों से एक पावर कोर के पीछे का असली अर्थ नहीं देख लिया था, बिना किसी ऐसे व्यक्ति के जो जानता हो कि वे क्या कर रहे हैं। 1 शताब्दी, शायद 2, अगर आप बदकिस्मत हैं, लीगांग ने उत्तर दिया। इतना लंबा समय? मिया धप से अपने सिंहासन पर गिर पड़ी। यह वो उत्तर नहीं था जिसकी वह आशा कर रही थी। यह ऐसा नहीं है कि आप एक साधारण किला बना रहे हैं। आपको पहले एक ऐसा स्पेल खोजना होगा जो एक बार में एक एक करके हर एक पत्थर को भरने, इम्ब्यूइंग में सक्षम हो। फिर उन सभी को पावर कोर के साथ संगत होना चाहिए और तालमेल, सिनर्जी में काम करना चाहिए। आपने क्या उम्मीद की थी? आप लोगों को तो पावर कोर बनाना तक नहीं आता। गार्डियन ने उसकी अधीरता पर उपहास किया। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी लंबी उम्र, लॉन्जेविटी के कारण आप इसे पूरा होते देख पाएंगे, भले ही इसमें 3 शताब्दियां लग जाएं। आपके पोते पोतियां निश्चित रूप से आपकी इस कड़ी मेहनत के लिए आभारी होंगे। क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी? मिया ने लीगाइन की विशाल गर्दन पर एक स्केल शल्क को खुरचा, जिससे उसकी पूंछ अनियंत्रित होकर हिलने लगी।
पहली बात, मैं कुत्ता नहीं हूं, उसने उत्तर दिया, भले ही उसका शरीर अलग ही गवाही दे रहा था। दूसरी बात, नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारे लोगों की नहीं। वे सब मर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही ये प्रोजेक्ट तुम्हें प्रतिभाशाली लोगों या कम से कम भरोसेमंद लोगों को खोजने में मदद करेगा। लंबे समय में तुम उन लोगों के बीच अंतर करने में सक्षम हो जाओगे जो वास्तव में दीर्घकालिक योजना के महत्व को समझते हैं और जो केवल चापलूसी कर रहे हैं। लिगाइन की बात उसके अपने संचार एमुलेट, कम्युनिकेशन एम्यूलेट द्वारा उसकी चेतना में बजने से बीच में ही रुक गई। ये काउंसिल से एक और बुलावा नहीं हो सकता। 4 साल में 2 कॉल एक सर्वकालिक रिकॉर्ड होगा। नहीं, यह सालाक, सलार्क या टायरस हो सकते हैं। वे इतने करीब हैं कि जब भी चाहें एक माइंड लिंक स्थापित कर सकते हैं। यह क्या बकवास है। मिया को काउंसिल के साथ साथ गार्लेन महाद्वीप, गालन कॉन्टिनेंट के गार्डियंस के बीच के अजीब रिश्ते के बारे में भी पता था। वह अक्सर सोचती थी कि क्या उनकी कोई संतान एक साथ है और यदि हां, तो वे कैसे दिखेंगे। क्या बात है, लिगाइन? फेनागर मुझे बुला रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। मिया के भ्रमित भाव को देखकर उसने बचते हुए एमुलेट को नजरअंदाज करते हुए शांति से उसे अपने साझा अतीत के बारे में समझाया। वो जियरा महाद्वीप, जियरा कॉन्टिनेंट के गार्डियंस में से एक है। उसका प्रभाव क्षेत्र मेरे ठीक सामने है। केवल एक महासागर हमें अलग करता है। वो गुर्राया। केवल एक महासागर? मिया धीरे से हंसी। वो फिर भी सुकून के लिए बहुत करीब है। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने भी एक छिपकली के रूप में शुरुआत की थी, या इसलिए क्योंकि उसके मूल तत्व, बेस एलिमेंट्स, मेरे विपरीत हैं, जल और पृथ्वी। लब्बो लुआब यह है कि वह एक लवायथन है, एक बिना पंख वाला समुद्री ड्रैगन, और हम 1 मिनट से अधिक समय तक एक ही कमरे में रहने के बजाय मौत तक लड़ना पसंद करेंगे। लिगाइन ने आखिरकार एमुलेट पर सफेद माना क्रिस्टल को थपथपाया, जिससे सिंहासन कक्ष में फेनागा के सिर का एक वास्तविक जीवन जैसा होलोग्राम दिखाई देने लगा। दोनों ड्रैगन के बीच समानता ने मिया को आश्चर्य से चीखने पर मजबूर कर दिया। एकमात्र अंतर जो वह देख पाई वह यह था कि जहां लिगाइन के स्केल्स गहरे काले थे और उसकी आंखें पीली थी, वहीं फेनागा के क्रमशः प्राचीन सफेद और नीले थे। उसके सिर पर सींग भी थे जो मुकुट की तरह दिखते थे, बिल्कुल लिगाइन की तरह। लेकिन फेनागा के सींगों का आकार और बनावट अलग थी। उसकी कनपटी से 2 विशाल मुड़े हुए सींग निकल रहे थे, जिससे लवायथन को एक राक्षसी रूप मिल रहा था। ड्रैगन के विपरीत, जिसकी दृष्टि मिया के प्रति हमेशा शांत या प्रेमपूर्ण रहती थी, फेनागा की आंखें रोष और द्वेष से भरी थी। भले ही यह सिर्फ एक होलोग्राम था, मिया लगभग अपने चेहरे पर समुद्र की नमकीन हवा के झोंके को महसूस कर सकती थी, इससे पहले कि आने वाला ज्वार उसे निगल जाए। तुम क्या चाहते हो, फेनागा? लिगाइन की आवाज ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला। मैंने आशा की थी कि यह दिन कभी न आए, लिगाइन। लवायथन ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर नजर रखते हुए फुसफुसाया। क्या तुम पर भी अबोमिनेशंस ने हमला किया है? काश ऐसा होता। फेनागा ने आह भरी। मेरे पास बुरी खबर है और उससे भी बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि जियरा महाद्वीप पर मानव जाति लगभग विलुप्त, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्या? मिया और लिगाइन एक साथ चिल्लाए। चिंता मत करो, ऐसा अबोमिनेशंस, फॉलन रेसेस या एवॉल्व्ड मॉन्स्टर्स की वजह से नहीं हुआ। इंसानों ने यह खुद के साथ किया। जियरा के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, टोरिन किंगडम ने एक जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन विकसित किया। सटीक रूप से कहें तो एक महामारी, प्लेग, उनकी योजना इसे अपने दुश्मनों पर छोड़ने और उन सभी को मारने की थी जिन्होंने उनके शासन को स्वीकार नहीं किया। विचार अच्छा था, लेकिन निष्पादन खराब रहा। एक बार जब अन्य देशों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने दुश्मन के कुओं और जमीनों को जहर देने के लिए अपने मुर्दों का इस्तेमाल किया। महामारी टोरिन किंगडम में भी फैल गई जब वह हर तरफ से घिर गया था, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। संक्रमण इतना तेज था कि हीलर्स उसे ठीक नहीं कर सके और न ही आग उसे नष्ट कर सकी। आप बाकी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब केवल प्रतिभाशाली हीलर्स, अवेकन लोग और उनके परिवार बचे हैं। और तुम वहीं खड़े रहे और कुछ नहीं किया? मिया ने पूछा। मुझे क्या करना चाहिए था, बच्ची? राज्य पर कब्जा करना? उन सभी को मार देना जो महामारी के बारे में जानते थे? फेनागा हंसा। मैं मोगर की सेवा करता हूं। मैं केवल संतुलन, बैलेंस की सेवा करता हूं। मुझे परवाह नहीं है कि कौन जीवित रहता है या नहीं। भले ही मैं हस्तक्षेप करता, वे मुझे अत्याचारी कहते और मेरे जाने के बाद फिर से वही शुरू कर देते। आप हिंसा से किसी विचार को नहीं रोक सकते, केवल उसे गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, और मैंने अन्य गार्डियंस के साथ मिलकर यही किया। हमने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। हमने अपनी योजना लागू करने से पहले एक छोटा सा प्रकोप भी पैदा किया, इस उम्मीद में कि उन्हें इसके साथ होने वाले अत्यधिक जोखिमों का एहसास होगा। उन्होंने अपने मुर्दों को दफनाया और ऐसे आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने कहा,
व्यापक भलाई के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, ली गाइन फुसफुसाया। उसे गॉगन साम्राज्य की परवाह नहीं थी, दूसरे महाद्वीप के लोगों की तो बात ही छोड़िए। तुम्हारे पालतू जानवर ने मुझे बीच में ही रोक दिया। फेनागा गुस्से में दहाड़ा। मैं तो बस विनम्रता से जवाब दे रहा था। मैंने ये सूचित करने के लिए फोन किया कि टोरिन किंगडम का शाही परिवार वर्तमान में तुम्हारे इलाके की ओर जा रहा है। उनके जादूगरों, एक छोटी सेना और उस महामारी के साथ जिसके प्रति वे सभी प्रतिरक्षित इम्यूनाइज्ड हैं। तुमने उन्हें जाने ही क्यों दिया? मिया की आंखों में उसके लोगों के सामने आने वाले खतरे के विचार से क्रोध और माना भर गया। मुझे तुम्हारी ढिठाई पसंद आए, नन्ही इंसानी पालतू जानवर। फेनागा हंसा। मैंने ये तुम्हारे स्वामी के लिए किया। वो लुप्तप्राय प्रजातियों और भूले हुए ज्ञान का संग्राहक है। मैंने सोचा कि उनसे बेहतर कोई नहीं ये तय कर सकता कि क्या कुछ बचाने लायक है। पहली बात, मिया मेरी पालतू जानवर नहीं है, वो मेरी शिष्या अप्रेंटिस है। ली गाइन की आवाज उतनी ही शांत थी जितनी मिया क्रोधित थी। तो मेरे असभ्य शब्दों के लिए क्षमा करें मिया, मुझे आपका नाम याद रहेगा। फेनागा ने माफी मांगते हुए अपना सिर झुकाया, जिससे मिया को झटका लगा। उसने पहले कभी किसी गार्डियन को माफी मांगते नहीं सुना था। दूसरी बात, जानकारी के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि तुम्हें मुझे सूचित करने की जरूरत नहीं थी। वे कितने हैं? मैं उन्हें कहां पा सकता हूं? लगभग 200 जहाज। वे अभी हमारी सीमाओं को पार कर रहे हैं, डेड आइलैंड के पास। तुम उन्हें नहीं चूक सकते। फेनागा की छवि गायब हो गई, जिससे वे दोनों फिर से अकेले रह गए। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। मिया ने ली गाइन के एक स्केल पर लात मारी, जिससे वो उठने के लिए मजबूर हो गया। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? उन सभी को मारना, और क्या? यदि वे हमारे तटों के काफी करीब पहुंच जाते हैं तो वे गॉगन साम्राज्य में वॉर्प स्टेप्स ले सकते हैं। मैं उन पागलों को अपनी भूमि में नहीं आने दे सकती जिन्होंने ऐसी महामारी पैदा की, ये जानते हुए भी कि वे इसे नष्ट करने के बजाय अपने साथ ले जाने के लिए पर्याप्त पागल हैं। मैं कहूंगी कि उनका इरादा स्पष्ट है। वे शरण नहीं मांग रहे हैं, वे नए सिरे से शुरुआत करने के लिए नई जमीन चाहते हैं। खैर, मेरी मौजूदगी में तो नहीं। मिया ने कई निर्देश भेजे, अपने बेड़े को इस आदेश के साथ रवाना होने के लिए तैयार किया कि जियरा महाद्वीप से आने वाले हर जहाज को डुबो दिया जाए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। महामारी का क्या? ली गाइन ने पूछा। ग्रिफॉन किंगडम वाली महामारी मेरे लिए काफी थी, इसे नष्ट करना ही होगा। मैं ऐसे पागलपन को फैलाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगी, तो तुम्हें मेरी मदद मिलेगी। 1 घंटे से भी कम समय में टोरिन किंगडम हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लत का प्रशिक्षण शिविर, बूट कैंप। अनगिनत घंटों के प्रशिक्षण और अन्य इकाइयों के खिलाफ युद्ध के अभ्यास के बाद रंगरूटों रिक्रूट्स के लिए अपना पहला क्षेत्र परीक्षण, फील्ड टेस्ट करने का समय आ गया था। सार्जेंट टेपर हमेशा की तरह आश्वस्त और निश्चिंत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका एक बार भी अपमान न करना इस बात की गवाही दे रहा था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। भले ही आप कैडेट्स हैं, फिर भी आप सेना का हिस्सा हैं। हमारे ग्रिफॉन किंगडम को सदियों की शांति का आशीर्वाद मिला है, इसलिए सीमाओं पर तैनात सैनिकों के अलावा सेना का मुख्य काम हमारे नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देना है। कभी कभी स्थानीय लोड को दंगों के खिलाफ हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है या संगठित अपराध से छुटकारा पाने के लिए। अधिक बार हमें राक्षसों मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए बुलाया जाता है। वे आमतौर पर इंसानों से अधिक मजबूत होते हैं, तेजी से पैदा होते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं। हर बार जब हमारे फैलाए कचरे को साफ करने के लिए किसी भाड़े के समूह मर्सनरी ग्रुप को बुलाया जाता है, तो ये क्राउन और सेना दोनों के लिए अपमान की बात होती है। भाड़े के सैनिकों की गिल्ड, मर्सनरी गिल्ड के अस्तित्व का कारण यह है कि हम एक ही समय में हर जगह नहीं हो सकते। हमारे पास पूरे किंगडम को कवर करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं हैं। बहुत से लोग दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के बजाय कमजोरों की कीमत पर जल्दी पैसा कमाना पसंद करते हैं। यदि आप उन लोगों में से एक हैं, तो सेना आपके लिए गलत जगह है। टेपर ने सीधे लत की ओर देखा, जो हमेशा की तरह विचलित नहीं हुआ। जब हमें मदद के लिए बुलाया जाता है, तो हमें तेज, क्रूर और कुशल होना चाहिए। राक्षस केवल जादुई प्राणियों मैजिकल बीस्ट्स की अनुपस्थिति में ही पनप सकते हैं, इसलिए बिना कारण एक को मारना अपराध है। जादुई प्राणी बुद्धिमान जीव होते हैं जो मानवीय भाषा को समझने और बोलने में सक्षम होते हैं, इसलिए यदि आप किसी से मिले तो उस पर हमला करने के बजाय उसकी सहायता मांगे। राक्षस शायद ही कभी अकेले काम करते हैं, इसलिए हम इकाइयों यूनिट्स में काम करते हैं। राक्षस कुशल होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनकी प्रणाली योग्यता आधारित मेरिट बेस्ड होती है। आप कभी भी किसी आलसी बिगड़े हुए राक्षस से नहीं मिलेंगे क्योंकि वे सबसे पहले मरते हैं। उन्हें हराने के लिए
हमें उनसे बेहतर होना होगा। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।